नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिनिक्स एकेडमी के एक बेहतरीन यूट्यूब चैनल पर, जहां आज से शुरू होने जा रही है हिंदी की कक्षा। दोस्तों, हिंदी बहुत ही अच्छे से हमको कवर करनी है, एक प्रॉपर नोट बनाते हुए चलने हैं। और प्रॉपर नोट्स जो बनाएंगे हम लोग ना, उसी के साथ एक्सरसाइज का भी हम पूरा सेशन लेकर आएंगे। ठीक है, जो क्लास यहाँ पर चल रही है वो है एक दिन क्लास, दूसरे दिन अभ्यास। यानी एक दिन हम क्लास सीखेंगे कि क्लास में जो भी चैप्टर, जो भी टॉपिक होगा उसको हम अच्छे से जानेंगे, और उसी के साथ दूसरे दिन की कक्षा में हम लोग अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे तैयार हैं ना? सभी बच्चे तैयार हैं कि कैसे हिंदी पढ़ना है भैया, कैसे पूरे में पूरे नंबर लाए जाएंगे। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो भाई कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। अभी थोड़ी सी गमों की रात है, लेकिन बिल्कुल ये समझ लो, अगर हम लोग अच्छे से मेहनत कर देंगे तो एक दिन बहुत अच्छी चीज होगी कि हमारे साथ वो जो सारी सुख सुविधाएं हैं वो सब कुछ हमें मिलने वाली हैं। ठीक है, तो अच्छी सी नौकरी होगी जब आप हिंदी में, आपको फ्री में नंबर मिलेंगे, और हिंदी 50% हमें पहले से ऑलरेडी आती है। तो चलिए भैया, जल्दी से बता दीजिए, क्या क्लास को चालू किया जाए, रेडी किया जाए क्लास को? जल्दी से बताओ भाई सब लोग कि क्लास को रेडी किया जाए। हाँ, तो बताओ भाई, क्लास को रेडी किया जाए, जल्दी से प्रारंभ किया जाए क्लास को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात, सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। जल्दी से एक बार वीडियो शेयर कर दो। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करना, लाइव चैट से हट कर जाइए, तुरंत पहले लाइक करिए, फिर लाइव चैट पर आ जाइए, फिर कमेंट करिए, है ना? फिर कमेंट करिए। चलो, तो बच्चों आ जाओ, आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन, सभी बच्चों का आदेश आ चुका है कि क्लास को शुरू किया जाए। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा को। किसको पढ़ने वाले हैं? हिंदी भाषा को। तो आज का जो टॉपिक होगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हिंदी भाषा का विकास, कैसे हिंदी भाषा का जन्म हुआ, ये जानेंगे। कैसे हिंदी भाषा का जन्म हुआ, फिर बड़ी होते हुए कैसे अब जो हम हिंदी बोलते हैं उस तरह की हिंदी बन गई है, कैसे? तो ऐसे तो थी नहीं कि पहले भी हिंदी ऐसे ही बोली जा रही थी। तो हिंदी भाषा का विकास, आपका जो टॉपिक है बच्चे, वो हिंदी भाषा का विकास है, जिसमें हम बोलियां, उपभाषाएं, सब कुछ सीखने वाले हैं, विस्तृत रूप से सीखने वाले हैं। एक एक चीज आपको प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना है। क्लियर है? चलो देखो, यहां पे आपको क्या करना है, जो टॉपिक है हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास, हेडिंग लगा लीजिए बच्चे। हिंदी भाषा का विकास। अब हिंदी भाषा का विकास हम लोगों को क्या करना है, सीखना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, बहुत ध्यान से सुनिएगा हमारी कहानी को और हमारी बातों को। ठीक है, आज की क्लास में जितनी भी बातें होंगी वो आप नोट करिए या ना नोट करिए, आपको याद हो जाएंगी। क्या है बच्चे? याद हो जाएंगी। और जब भी आप पेपर में बैठोगे तो वहां पर हमारा नाम जरूर याद आएगा। क्यों? सर ने ऐसा बताया था, ऐसा करना है। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले बात आती है हिंदी की। किसकी बात आती है? हिंदी की। तो ये जो हिंदी है, एक दो तरीके से हिंदी हम लोग लिखते हैं। एक तो आधी ना वाला हिंदी लिखते हैं, और एक हिंदी हम क्या करते हैं, एक बिंदी वाला हिंदी लिखते हैं। ठीक है, तो मानक रूप सा कौन सा है बच्चे? मानक रूप ये वाला है, लेकिन किताबों में हम लोग यही यूज करते हैं। तो दोनों हिंदी सही है। कहते हैं जिस हिंदी पर बिंदी नहीं, जिस हिंदी पर बिंदी नहीं वो हमारी हिंदी नहीं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कहावत है, लेकिन ये हिंदी क्या क्या है? मानक रूप है। दोनों हिंदी सही है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बच्चे, सबसे पहला पॉइंट है हिंदी, हिंदी दोनों हिंदी लिखने का तरीका बिल्कुल आपका सही है। अब इसके बाद अगर बात की जाए, जो हिंदी है वो किस भाषा का रूप है, तो आप जानते हो हिंदी जो है वो फारसी भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है? फारसी का शब्द है। किसका शब्द है? फारसी का। फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। यहीं से एक
कहावत कही गई थी, किसी का नारा था, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। भैया किसका नारा था? जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ ये नारा किसका था। और ये जितने भी शब्द हैं, ये सारे के सारे शब्द जो है ना, ये फारसी भाषा के ही हैं। ठीक है, ये भी आप समझ लो, हिंदी या तो हिंदू आ जाए या हिंदुस्तान आ जाए, किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा के शब्द हैं। किसने कहा था? तो आपका साधारण सा आंसर होगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या नारा दिया था? हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। जितने भी शब्द प्रयोग किए गए हैं सारे के सारे फारसी भाषा के हैं। किसके हैं बच्चे? याद कर लो, सारे के सारे जो शब्द हैं वो फारसी भाषा के हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा गया था। ये जो भारतेंदु है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की क्या है? उपाधि है। क्या है बच्चे? उपाधि है। अच्छा, भारतेंदु का मतलब क्या होता है? भारत प्लस इंदु। इंदु माने होता है चंद्रमा, भारत के चंद्रमा अर्थात हरिश्चंद्र हैं। ठीक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र की उपाधि है। क्लियर हो गया? अब यहीं पर हम लोग क्या सीखेंगे कि एक इनको कहा क्या जाता है? इनको हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कहते हैं। हिंदी नवजागरण, बहुत ध्यान से समझो भाई, नवजागरण, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कहते हैं। आपको याद होगा इनके नाम से एक युग भी चला था, भारतेंदु युग। ठीक है, वो इन्हीं के नाम पर चला है। तो इनको क्या कहते हैं? हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कहते हैं। ठीक है, और सारे क्वेश्चन जो भी यहां पर आप नोट करोगे वो परीक्षा में 100% श्योर है आपको नजर आने वाले हैं। 100% श्योर है आपको नजर आने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, हिंदी, हिंदी, ये दोनों चीजें सही हैं। फारसी भाषा का शब्द है हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, इसी से बना हुआ है। किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। भारतेंदु इनकी उपाधि है। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग, कहां पर चलते हैं? यहीं पर हम लोग सीखेंगे भाषा के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे? भाषा के बारे में। तो भैया अब इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, ये आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, भाषा क्या है भैया? भाषा, जो भाषा है वो किससे बना है? वो भास से बना है। किससे बना है बच्चे? भास धातु से बना है। ठीक है, भास धातु से बना है। भास धातु का मतलब क्या है? अपने आचार विचार को किसी को व्यक्त करना। ठीक है, अपने आचार विचार को किसी को व्यक्त करना। मतलब भाषा का मतलब क्या है? अगर आप अपने आचार विचारों को, अपने भावों को किसी से विनिमय कर रहे हो, ठीक है, अपनी अभिव्यक्तियां किसी से विनिमय कर रहे हो, आदान प्रदान कर रहे हो। आपने सुना होगा वस्तु विनिमय। क्या सुना है? वस्तु विनिमय। आप विनिमय का मतलब समझो यहां पर, विनिमय। बच्चे, विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। ठीक है, इसका मतलब जैसे पहले जमाने में होता था कि हम वस्तु का विनिमय करते थे। हमारे पास जैसे चावल हुआ, किसी दूसरे के पास गेहूं हुआ, तो उसने गेहूं चावल वाले को दिया और जिसके पास गेहूं था उसने चावल दे दिया। मतलब चावल से गेहूं का अदला बदला कर लिया गया। ठीक है, क्योंकि पहले पैसे नहीं होते थे तो हम वस्तु विनिमय प्रणाली यूज करते थे। तो विनिमय का मतलब समझ गए हो ना? आदान प्रदान को कहते हैं। यानी भाषा क्या है? अपने भावों या आचार विचारों को, ठीक है, भावों, अपने भावों या आचार विचारों को, आचार या विचारों को, आचार विचारों को आदान प्रदान करने को भाषा कहते हैं। करने को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा कहते हैं। अब एक चीज समझ लो, अब भाषा का आदान प्रदान कैसे होगा? भाई पहले जो पुराने जमाने में आप जाएंगे तो पहले जो आदि मानव होते थे वो आ, ई, ऊ ऐसे बुलाते थे। ठीक है, तो वो ध्वनियां थी। क्या थी? ध्वनियां थी। तो ध्वनियां क्या हैं? आप ये समझिए कि ध्वनियां, अगर आपने ध्वनियों, सबसे पहले क्या हम आदि मानव थे वो क्या करते थे? ध्वनियां निकालते थे। ध्वनियां निकालते थे।
तो जैसे ही ध्वनियों को क्या मिल गए, संकेतक मिल गए। ध्वनियों को संकेतक, भाई ध्वनियां नहीं लिखी जा रही थी, वो आ उ ई कुछ भी कर रहे थे, तो ध्वनियों को संकेतक दिए गए कि भैया जैसे उन्होंने आ बोला तो आ को हमने कहा कि आ ऐसे लिखा जाएगा। आ कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। मतलब ध्वनियों के रूप को, ध्वनियों के लिखने के रूप को हम लोग क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्वनियों को लिखने के रूप को हम लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ठीक है, तो समझो अभी ध्वनियां मिली, फिर ध्वनियों से हमने क्या किया, ध्वनियों को जैसे ही हमने संकेतक दे दिया, क्या दे दिया बच्चे, संकेतक दे दिया। बात को समझना, अभी हम गहराइयों तक चलेंगे। जैसे ही मुझे ध्वनियां मिली और ध्वनियों को जैसे ही हमने संकेतक दिए, तो हमने कहा कि हमें वर्ण मिल गए। क्या मिल गए बच्चे, वर्ण मिल गए, हमें वर्ण मिल गए। हमें क्या मिल गए, वर्ण। वर्ण को हम क्या कहते हैं, वर्ण मिल गए, जिन्हें हम वर्ण भी कह सकते हैं, इन्हें ही हम अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, अक्षर भी कहते हैं। वर्ण और अक्षर में कोई एकमात्र अंतर नहीं है। ठीक है, कोई भी अगर ये सोच रहा होगा कि अक्षर अलग है वर्ण अलग है, नहीं। ठीक है, ध्वनियों को जब संकेतक मिले तो वर्ण और अक्षर, अब इनकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बच्चे ध्वनियों में स्थायित्व नहीं था। किसी ने ध्वनियाँ अगर बोली, अगर ध्वनियाँ मुंह से निकलती हैं वो आकाश में समा जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति जो आपके विचारों को समझना चाहता है वो अगर आपके निकट है तब तो बात को समझ लेगा, लेकिन अगर वो हजारों किलोमीटर या लाखों किलोमीटर दूर बैठा है तो उसमें भैया स्थायी तो नहीं है। पास में है तो सुन लिया, नहीं पास में हो, अगर दूर हो तो भाई लिखकर भेजना पड़ेगा। तो लिखने के लिए वर्णों के रूप बनाने पड़ेंगे कि भैया आ अगर ध्वनि थी, आ ध्वनि थी तो आ को ऐसे लिखा गया। ऊ ध्वनि थी, ऊ ध्वनि आई तो ऊ को हमने ऐसे लिखा। ठीक है, ई बोला गया तो ई को हमने ऐसे लिखा। तो ये ध्वनियाँ निकली, और जैसे ही ध्वनियों को लिखने का तरीका हम सीखें, यानी लिखने का जो रूप होता है उसे हम लिपि कहते हैं। लिपि जान गए ना। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम हिंदी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप कहीं पर भी नोट करो, जो हिंदी भाषा कौन सी पढ़ रहे हैं हम लोग, हिंदी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो हिंदी है उसकी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। कौन सी बच्चे लिपि है, तो हिंदी की जो लिपि है, मैं हर चीज डीपली पढ़ाऊंगा, अभी शुरुआत है तो अभी आपको जितना अच्छा लगे उसी हिसाब से नोट्स बनाते हुए चलेंगे, क्योंकि आज की क्लास में आपको याद नहीं कर, मतलब लिखना नहीं है, आपको याद करना है सब। ठीक है, तो हिंदी की जो लिपि है वो बच्चे देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि की सबसे अच्छी विशेषता जानते हो क्या है, इनके जो अक्षर होते हैं आपस में बंधे होते हैं। जब भी अक्षरों से अगर आप एक शब्द बनाओगे तो वो सिरोरेखा जो होती है ना, वो सिरोरेखा अक्षरों को या वर्णों को बांध के रखती है। ये इनकी क्या है, विशेषता है। जैसे इंग्लिश में तुम अगर बॉय लिखोगे तो BOY बॉय लिख दिया, लेकिन अगर हिंदी में लिखोगे तो आप लड़का अगर लिखते हो तो लड़का, ये शब्द है इसको बांध दिया, सिरोरेखा। ये क्या है, सिरोरेखा। ये क्या है, ये विशेषता है किसकी, देवनागरी लिपि की। ठीक है, तो यहां से हमने वर्ण और अक्षर बनाए। वर्णों और अक्षर के मेल की अगर हम बात करें, वर्णों और अक्षर के मेल की बात करें, और मेल कैसा, सार्थक मेल बच्चे, सार्थक मेल। वर्णों और अक्षरों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, शब्द कहते हैं। और इस शब्द को जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं, सेंटेंस क्या, वाक्य में यूज करते हैं। आपको मैं एग्जांपल देते चलूंगा, आपकी एक एक बात समझ में आनी चाहिए, कोई भी बात ऐसी ना हो जो समझ में ना आए। समझो, फिर से एक बात समझो, बात को बहुत गहराइयों से समझो। देखो, आदि काल में जो था वो मनुष्य ध्वनियाँ प्रयोग करता था, फिर ध्वनियों को लिखने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अपनी जो कही हुई ध्वनियाँ हैं उनमें स्थायित्व नहीं था, तो ज़रूरत पड़ी वर्ण और अक्षर की। अब वर्ण और अक्षर के सार्थक मेल से शब्द का निर्माण होता है। जैसे सार्थक मेल का मतलब क्या है, जैसे का और ला और मा, ये 3 वर्ण थे, अब मेल इनका कराया जाए, लेकिन मेल कराने का जो तरीका है, आपने कलम बना दिया। ठीक है, आपने क्या किया, मकल बना दिया इन्हीं से। ठीक है, तो भाई ये तो सार्थक नहीं है। सार्थक मतलब होता है अर्थ सहित, सही अर्थ। सार्थक सा प्लस अर्थ, तो मतलब सही अर्थ होना चाहिए। तो कलम का एक अर्थ निकल रहा है कि कलम से हम लिखते हैं, क्या मकल का कोई अर्थ है, नहीं है, तो इसको हम शब्द नहीं मानेंगे।
ऐसे ही आप यहां पर भी सीखोगे कि जो शब्द होते हैं सर दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक होता है, एक निरर्थक होता है। ठीक है, तो ये वाला तो निरर्थक है, ठीक है, ये वाला सार्थक है। अब सार्थक निरर्थक में आपको एग्जाम्पल ऐसे भी मिलेंगे कि आज यार पेन वेन लाओ, मैं कुछ लिख दूं, तो पेन तो सार्थक है, लेकिन वेन क्या है? वेन सार्थक नहीं है। पेन वेन, चाय वाय आज पिया जाए, ठीक है, तो चाय तो सार्थक हो गया, ठीक है, लेकिन वाय क्या है? वाय निरर्थक शब्द है। कभी कभी हम सार्थक के साथ निरर्थक शब्दों को यूज में जरूर लाते हैं, ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं। तो ये हो गया बच्चे क्या? सार्थक। ये कैसा शब्द हो गया? सार्थक। लेकिन इसको अगर हमने कलम लिख दिया, ऐसे ही हमने कलम स्वतंत्र रूप से लिखा कि कलम, तो ये शब्द है, ये क्या है? शब्द है। लेकिन अगर इसी कलम से हमने सेंटेंस बना दिया, वाक्य बना दिया कि कलम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कलम क्या है बच्चे? बहुत अच्छा है। कलम कैसा है? कलम बहुत अच्छा है। तो ये सेंटेंस हो गया। सेंटेंस में अब इस कलम को हम पद कहेंगे। अब इस शब्द को हम, कलम शब्द है लेकिन अब इसे शब्द नहीं कहेंगे, अब इसे हम पद कहेंगे। तो बात क्लियर हो गई। तो हमने कहा वर्ण के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, और शब्दों के मेल से क्या बनता है? शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। ठीक है, अभी बहुत ये नहीं हम बता रहे हैं कि शब्दों के मेल से उपवाक्य बनेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद फेजेस बनेंगे, फिर उसके बाद सीधा जाओगे आगे जाकर वाक्य बनेंगे, वाक्य को मिलाओगे तो भाषा का निर्माण होगा। ये सब हम बताएंगे। अभी आप ओरल इतनी चीजें आप सीखोगे कैसे हमको पढ़ना है, ठीक है, ये चीज हो गई। अब चलते हैं सीधा, हमने जाना भाषा के बारे में, ठीक है। जो बोलचाल में यूज की जाती है वो भाषा उसको कहते हैं, जो लिखने में यूज की जाती है उसको लिपि कहते हैं। भाषा और लिपि में अंतर जान गए ना? ये मौखिक होती है, ये लिपि लिखित होती है। आप कभी क्या करोगे? लिख के चिट्ठी दे दोगे किसी को, तो वो कहेगा देवनागरी लिपि में किसी ने लिखा है, वो ये नहीं कहेगा हिंदी भाषा में लिखा है, ठीक है। वो क्या कहेगा? जब भी आप टाइपिंग करते हो तो आपको देवनागरी लिपि लिखती है, हिंदी कहीं पर देखते हो कि हिंदी में लिखना है, हिंदी भाषा में लिखना है। तो ये बहुत अच्छा अंतर है पहचानने का। भाषा मौखिक होती है, बोलचाल में यूज की जाती है, लेकिन लिपि, स्क्रिप्ट, इसको लिपि को क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट कहते हैं। लिपि लिखने में यूज की जाती है, ठीक है। तो कैसी लिपि है? भाषा हिंदी है। भाषा कैसी है? भाषा हिंदी है, लेकिन लिपि कैसी है? तो लिपि देवनागरी है। लिपि क्या है बच्चे? देवनागरी है। क्लियर है? कंफर्म है? इतनी बातें सबको समझ में आ रही हैं? तो चलो इसी के साथ हम लोग चलते हैं, बहुत धांसू चीज पर पहुंच रहे हैं। अब होगा हिंदी का जन्म। लेकिन एक चीज सबसे पहले, हिंदी जब पैदा होगी तो हिंदी के साथ बहुत सी बोलियां भी पैदा होंगी, ठीक है। हिंदी पैदा होगी, हिंदी के साथ बहुत सी बोलियां भी आएंगी, तो उन बोलियों को भी सीखना है। हिंदी के साथ उपभाषाएं भी आएंगी। जैसे कोई भी अगर भाषा होती है, कोई भी अगर भाषा होती है तो उसकी उपभाषाएं भी होती हैं। क्या होती हैं? उपभाषाएं भी होती हैं। बच्चे बात को बहुत गहराइयों से समझना है। और अगर उपभाषाएं हैं, उपभाषा है, तो यहां पर बोलियां भी निकलेंगी, बोलियां, ठीक है। तो क्या हो जाएंगी बच्चे? बोलियां। तो अच्छा एक चीज समझना, यहां पर एक चीज समझना कि भाषा जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी। भाषा क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं। उपभाषा कितनी है हिंदी की? तो आप कहोगे सर जी जो उपभाषाएं हैं ना वो 5 उपभाषाएं हैं। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं? तो आप बताओगे 5 हैं। बोलियां कितनी हैं? बोलियां 17 बोलियां पहले थी। 17 बोलियां, अगर ऑप्शन में 18 नहीं आ रहा है तो आप 17 बोलियां लगा दोगे। आपके ऑप्शन में आ जाए 17, 16, 15, 14 तो आप 17 लगाओगे। लेकिन 17 या 18, 17 या 18 बोलियां हैं, ठीक है। 17 या 18 बोलियां, इसमें एक नेपाली बोली और बढ़ गई है, नेपाली वाली, ठीक है। तो अभी हम बताएंगे विस्तृत पूरा एक एक चीज, कौन सी बोलियां हैं, कौन सी उपभाषा से निकली हैं, क्या ट्रिक है उनको याद करने की, आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। यकीनन मैं दावा कर रहा हूं इसका। बस आप लोग क्या करिए, वीडियो को बेहतरीन तरीके से शेयर करिए, ठीक है। चलो तो हम जान गए। अब भाषा क्या होती सर जी? उपभाषा क्या होती है? बोलियां क्या होती हैं? समझ लो, ये भी मौखिक, ये भी मौखिक, ये भी मौखिक इकाई। भाषा एक मौखिक इकाई है तो उपभाषा भी एक मौखिक इकाई है, बोलियां भी
बोल रहे हो, मौखिक इकाई है। कंफर्म? भाषा सबसे बड़ी इकाई है मौखिक। ठीक है, हम कह दें, इसको ऐसे पहचानेंगे, भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में निवास करती है। उसके बाद उपभाषा, भाषा के क्षेत्र से इसका क्षेत्र छोटा होता है। जैसे अगर कहा जाए कि जो भाषा है लगभग भारत के, हिंदी भाषा की मैं बात कर रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यार भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जो भाषा है, कौन सी? हिंदी भाषा। कौन सी बच्चे? हिंदी भाषा जो है वो भारत के 9 प्रदेशों में बोली जाती है। कौन से प्रदेश? कितने प्रदेशों में? याद रख लेना, बहुत बार पूछा गया है। 9 प्रदेशों में बोली जाती है और एक केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है। एक केंद्र शासित, केंद्र शासित प्रदेश तो पता है ना, एक केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है। दिल्ली वो है ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जहां पर हिंदी बोली जाती है। कंफर्म है? तो आप समझ गए हो। तो भाषा के एक विस्तृत क्षेत्र होता है, जैसे 9 प्रदेशों में एक विस्तृत क्षेत्र हो गया। उपभाषा किसी एक प्रदेश में बोली जाएगी, जैसे हम यहां पर बात करें पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिम के कुछ 1-2 प्रदेश होंगे पश्चिमी हिंदी, जैसे राजस्थान में बोली गई, ठीक है, ऊपर चले गए तो हरियाणा में बोली गई कुछ, तो वो पश्चिमी हिंदी है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे सबसे विस्तृत क्षेत्र भाषा का, उससे कम विस्तृत क्षेत्र उपभाषा का, और सबसे छोटा क्षेत्र किसका होता है? बोलियों का। सबसे छोटा क्षेत्र बोलियों का है। भारत में लगभग 650 बोलियां बोली जाती हैं। कितनी बच्चे? 650 बोलियां बोली जाती हैं। याद कर लो, ये चीजें बहुत ही ढूंढने से नहीं मिलती हैं, याद कर लो। भारत में कितनी लगभग बोलियां बोली जाती हैं? तो 650। अब बात करते हैं थोड़ा विश्व के संदर्भ में। विश्व के संदर्भ में बात की जाए तो विश्व में लगभग 3000 भाषाएं हैं। कहां पर? विश्व में लगभग कितनी भाषाएं हैं? तो बच्चे विश्व में लगभग 3000 भाषाएं हैं। जैसे हम लोग भारत में हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, ऐसे ही अगर विश्व के संदर्भ में बात करेंगे तो विश्व के संदर्भ में 3000 भाषाएं विश्व में बोली जाती हैं। ठीक है, तो भाई विश्व तो बहुत बड़ा है। 3000 भाषाओं में एक हिंदी भी है जो भारत में बोली जाती है। ठीक है, अब 3000 जो भाषाएं हैं ना, ये ऐसा तो है नहीं कि इनका एक परिवार होता है, जैसे हमारे परिवार में आप सभी रहते हो। ठीक है, तो ऐसा ही क्या होता है, एक परिवार क्या होता है, डिवाइडेशन करता है कि ये भाषा इस परिवार में रहेंगी, ये भाषाएं इस परिवार में रहेंगी, तो परिवार और विस्तृत हो गया। भाषा से और बड़ा परिवार है, जो परिवार होगा उसके अंदर कई भाषाएं होंगी। तो भाई जो 3000 जो विश्व में भाषाएं बोली जा रही हैं वो लगभग 12 परिवारों से होती हैं। कितनी? 12 परिवार हैं, भाषा परिवार। ये कौन से परिवार हैं? ये परिवार भाषा के हैं। तो विश्व में लगभग जो महत्वपूर्ण भाषा परिवार हैं वो कितने हैं? 12 भाषा परिवार हैं। याद कर लो आप ये, विश्व में लगभग 12 भाषा परिवार हैं, जिनमें कितनी भाषाएं हैं? 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। तो भारत में सर कितने भाषा परिवार हैं? ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो भारत में सर केवल 4 भाषा परिवार हैं। भारत में लिख लो भाई, ये इंपॉर्टेंट है। भारत में 4 भाषा परिवार हैं। 4 भाषा परिवार हैं। नोट्स बनाते रहना भाई, बहुत अच्छे नोट्स तैयार होंगे आपके। ठीक है, ये 12 भाषा परिवार कहाँ हैं? 12 भाषा परिवार भी विश्व के संदर्भ में है कि विश्व में कितने भाषा परिवार हैं? आप कहोगे 12 भाषा परिवार हैं। विश्व में कितनी लगभग भाषाएं हैं? तो आप कहोगे 3000 भाषाएं हैं। भारत में कितने भाषा परिवार हैं? आप कह दोगे 4 भाषा परिवार हैं। कितने? 4 भाषा परिवार हैं। कौन से भाषा परिवार कहां पर बोले जाएंगे, इन पर विशेष चर्चा होगी। अब बहुत ध्यान से आपको समझना है भाई। ठीक है, अब आ जाओ सीधा यहां पर डाल दो भाषा परिवार। भाषा परिवार कितने भाषा परिवार हैं? 4 भाषा परिवार हैं। कौन कौन से हैं बच्चे? तो लिख लो भाई। एक है भारोपीय। एक क्या है? भारोपीय। ठीक है, एक है भारोपीय। दूसरा क्या है? भाषा परिवार 4 हैं, एक भारोपी हो गया, एक द्रविड़ हो गया, द्रविड़। तीसरा क्या है बच्चे? तो तीसरा है ऑस्ट्रिक।
चौथा क्या है? तो चौथा है चीनी तिब्बती। चौथा है बच्चे चीनी तिब्बती, चीनी तिब्बती, चीनी तिब्बती। तो भारत में ये जो भाषा परिवार हैं चार, ये कहां पे हैं? भारत में है। कहां पर हैं बच्चे? भारत में है। ध्यान रखो ये भाषा परिवार कहां पर हैं? भारत में भाषा परिवार हैं। ठीक है, चलो अभी आपको एक सूचना भी हम देने वाले हैं, बहुत अच्छी सूचना है। आपको यह सूचना बहुत ही अच्छी लगेगी, आपके लिए बेहद अच्छा सरप्राइज होगा। ठीक है, बहुत फायदा भी आपको इससे होगा। और ये सूचना अभी हम तुरंत देने वाले हैं, बस एक बार आप ये समझ लीजिए इसको। ठीक है, तो बच्चे एक चीज ये समझ लो कि भारत में भाषा परिवार कितने हैं। तो आपको पता है जो भारत में जो भाषा परिवार हैं वो हैं चार। हाँ बेटा सही है, बिल्कुल सही है। भारोपी, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। ठीक है, तो देखो भारोपी जो भाषा परिवार हैं, कितने परसेंट जो जनता है, कितने परसेंट पब्लिक है वो भारोपी भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, यानी भारोपी भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं उनको यूज करती है। ये सब में भाषा परिवार लगा लेना, भारोपी भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार। तो भारोपी भाषा परिवार के कितने लोग हैं? तो याद रख लो 73% लोग हैं। कितने लोग हैं बच्चे? हाँ 73% लोग हैं। 73% लोग हैं। द्रविड़ के कितने लोग हैं? तो द्रविड़ के 25% लोग हैं। भारोपीय भाषा परिवार से ही हमारी हिंदी का जन्म हुआ है। हिंदी किस भाषा परिवार का अंग है? तो आप याद रखोगे हिंदी जो है सर जी, हिंदी भारोपी भाषा परिवार का अंग है। हिंदी सर भारोपी भाषा परिवार का अंग है। ठीक है, चलो द्रविड़ में कौन कौन सी भाषाएं आ जाती हैं? तो आप जान लो द्रविड़ मतलब दक्षिण की जितनी भाषा हैं, जैसे मलयालम हो गई, ठीक है, मलयालम हो गई, कन्नड़ हो गई, तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, ये सब द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। इसीलिए 25% लोग हैं द्रविड़, यानी कि दक्षिण में जो भाषा परिवार, जो भाषाएं हैं वो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आएंगी। भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत हिंदी ही आ रही है, तो हिंदी तो 9 प्रदेशों में बोली जा रही है ना, तभी तो 73% लोग भारोपी भाषा परिवार के अंतर्गत हैं भारत देश में। ठीक है, ऑस्ट्रिक कितने हैं? ऑस्ट्रिक नाम मात्र के हैं 1.3% जो आपके। और चीनी तिब्बती ये बॉर्डर, तिब्बत वाले बॉर्डर पर निवास करते हैं, वहां पर जो बोलियां पहाड़ी क्षेत्र की बोलियां होती हैं वो यहां पर ये लोग यूज करते हैं। ये कितने हैं बच्चे? 0.7% है। तो आप देखोगे जो चार भाषा परिवार थे कहां के? भारत के, उसमें 73, 25, 5, 3, 98, 98, 2, 100% हो गया। पूरा मामला 100% का बन गया। तो यहीं से आपको 100% का पूरा मामला बन गया। अगर 100% लोग हैं जिसमें 73 भारोपी के हैं, 25% द्रविड़ के हैं, 1.3% ऑस्ट्रिक हैं, 0.7% चीनी तिब्बती हैं। याद करो, तुरंत याद हो गया होगा। अगर याद हो गया है तो आपको दिख भी रहा है। अगर पूछा जाए भारत में सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, जिसमें हमारी हिंदी है, भारत में सबसे बड़ा भाषा परिवार ये कैसा है भाई? सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा भाषा परिवार। आपका क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में आया है कि सबसे बड़ा भाषा परिवार भारोपीय भाषा परिवार है। सबसे छोटा भाषा परिवार भारत में कौन सा है? तो आप तुरंत कह दोगे चीनी तिब्बती है सर। कौन सा है बच्चे? चीनी तिब्बती, छोटा, सबसे छोटा। लिख देता हूं सबसे छोटा, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन सा है? चीनी तिब्बती है। क्लियर? ये रिजल्ट आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब चलो बिल्कुल याद करते चलो। भारत में चार भाषा परिवार, भारत में चार भाषा परिवार, भारोपी, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती। भारोपी सबसे बड़ा है, 73% लोग हैं। द्रविड़ नीचे की जितनी भाषाएं हैं, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, ये सब क्या है? द्रविड़ के अंतर्गत आती हैं। 25% लोग हैं यहां पर। ऑस्ट्रिक में 1.3%, चीनी तिब्बती 0.7%। 0.7% होने की वजह से चीनी तिब्बती सबसे छोटा भाषा परिवार है। इतना ही। विश्व में कितने भाषा परिवार? तो 12 भाषा परिवार हैं। कितने? 12 भाषा परिवार हैं। इन 12 भाषा परिवार में कितनी भाषाएं हैं? 3000 लगभग भाषाएं हैं। कितनी? 3000 भाषाएं हैं। याद कर लो, ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम लोग बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने जा रहे हैं। वो चीज क्या है? अभी बात आई है भारोपीय की। भारोपीय, भारोपीय का अगर संधि विच्छेद करके देखा जाए तो भारत प्लस यूरोपीय,
भारत प्लस यूरोपीय। तो भारत प्लस यूरोपीय, कुछ यूरोपियन जैसे ही भारत रहने आए तो उनकी एक उपशाखा थी भारतीय आर्य। भारत प्लस यूरोपीय जैसे ही आए तो इनमें एक उपशाखा थी, कौन सी? भारतीय आर्यों की। ठीक है, तो भारतीय आर्यों की इनकी जो उपशाखा थी, किसकी? भारतीय आर्यों की। यहां से हमने क्या बनाया? आर्य। आर्य क्या थे? आर्य इनके उपशाखा थे, मतलब यूरोपीय जो भारत रहने के लिए आए उनको हम आर्य कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? आर्य कहते हैं। तो सबसे पहले तो एक यही क्वेश्चन बन जाता है कि आर्य आए कहां से थे? जो आर्य भारत में निवास करने आए थे वो कहां से आए थे? तो इसमें तो बहुत से वैज्ञानिकों का बहुत से विवादित बयान है, लेकिन जो मतलब ज्यादा आप मानते हो तो मानते क्या हो? मध्य एशिया से। आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया से। आपका यही आंसर लगना चाहिए, मध्य एशिया से आए थे। आर्य मध्य एशिया से आए थे, ये बताया किसने था? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। मैक्स मूलर ने बताया था। किसने बताया था? मैक्स मूलर ने बताया था। किसने बताया था? मैक्स मूलर ने। ठीक है, भारतीय यूरोपीय की जो एक शाखा थी उसको हम आर्य कहते थे। ठीक है, तो आर्य कहां से आए थे? तो आर्य मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, कहां पर ठहरे थे? तो कुछ आर्य अफगानिस्तान, क्योंकि पहले एक अखंड भारत हुआ करता था। ठीक है, कुछ अफगानिस्तान में ठहरे, कुछ हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर, हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर ठहरे। इसकी विवेचना, ये सारी कहानी किसने बताई थी कि मध्य एशिया से आर्य भारत आए थे रहने के लिए? ये बताया था मैक्स मूलर ने। याद कर लो, मैक्स मूलर ने इसकी विवेचना की थी। इतनी भी बात कंफर्म हो गई। अब देखो, जो आर्य थे ये अपनी भाषा का यूज करेंगे। आए कब थे? 1500 ईसा पूर्व। याद कर लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1500 ईसा पूर्व ऐसे ही पूछ लिया जाएगा आपसे। आर्य भारत कब आए थे? 1500 ईसा पूर्व। किसने बताया था? मैक्स मूलर ने बताया था। आर्य भारत आए तो अपनी भाषा बोलेंगे, अपने आचार विचार एक दूसरे से व्यक्त करेंगे। तो व्यक्त करने में ये कौन सी भाषा का यूज करते थे? तो ये यूज करते थे भारतीय आर्य भाषा का यूज करने लगे। ये यहां पर आकर जो आर्य भाषा वहां पर यूज कर रहे थे तो उनको हम कहने लगे ये आर्य हैं, भारत में रह रहे हैं, तो भारतीय आर्य भाषा ये यूज कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बोलचाल में भारतीय आर्य भाषा का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भारतीय आर्य भाषा का प्रयोग करने लगे। अब इसी भारतीय आर्य भाषा से हिंदी का जन्म होगा। हिंदी का जन्म होगा। आप तो जानते हो, जहां से जन्म होता है, मतलब जिनसे जन्म होता है उनको हम जननी कहते हैं। जिनसे जन्म होता है उनको हम जननी कहते हैं। आपसे नॉर्मली क्वेश्चन सबको पता है कि हिंदी की जननी कौन है, हिंदी कहां से पैदा हुई है? तो आप कहोगे सर जी हिंदी की जो जननी है वो है संस्कृत भाषा। कौन सी है? संस्कृत भाषा है। तो बच्चे याद कर लो, अब भारतीय आर्य भाषा से हम लोग शुरू करेंगे और हिंदी को बड़ा करते 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 हम लोग जितने बड़े हैं ना उतना बड़ा कर लेंगे। मतलब जिस काल में हम रह रहे हैं उस काल में कैसी हिंदी चल रही है, कैसी हिंदी बोलचाल में है, उसको हम जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं भारतीय आर्य भाषा का काल विभाजन। क्या करेंगे बच्चे? काल विभाजन। काल विभाजन का मतलब क्या होता है? काल विभाजन का मतलब होता है समय का विभाजन। क्या बच्चे? समय का विभाजन। बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, मैं सब कुछ दिखा दूंगा। बहुत ही आसान तरीके से हम सीखने वाले हैं। वीडियो को शेयर करते रहो, वीडियो को शेयर करते रहो। देखो, भारतीय आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, तो भारतीय आर्य भाषा, जैसे कभी भी आप विभाजन की बात करते हो, हिस्ट्री के विभाजन की बात करते हो, तो आप कहते हो प्राचीन काल, है ना, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। वैसे ही विभाजन इसमें भी करना है। क्या कठिन है? क्या कठिन है? आप बताओ, आप बताओ। विभाजन करना तो आप जानते हो, थोड़ा समय को ध्यान देना पड़ेगा, बस काम हो जाएगा। ठीक है, कैसे विभाजन होगा? भैया एक लगा दो, भारतीय आर्य भाषा, इसको हम शॉर्टकट में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? भारतीय भा आ और भा, भा आ भा। ठीक है, भारतीय आर्य भाषा। तो हम यहां पर लिखेंगे प्राचीन भारतीय,
लो, भारतीय नहीं लिखना था हमें, भा आ भा लिखेंगे केवल। आप थोड़ा सा समझिएगा, इतने बच्चे नहीं हैं आप, इतने बच्चे नहीं हैं आप। मैं तो मानता हूं आप बुद्धिमान हैं। ठीक है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, फिर मध्यकालीन, मध्यकालीन, प्राचीन मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। तो भारतीय आर्य भाषा 3 कालों में विभाजित की गई है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक, आधुनिक, आधुनिक। अभी देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें इतने अच्छे अच्छे मिलेंगे, तुमको लगेगा नोट्स, प्रॉपर नोट्स बनाओ, क्योंकि कल इस पर एक्सरसाइज हम करवाएंगे, तब मुंह खोल दोगे अगर नहीं पढ़ोगे। ठीक है, क्या हो रहा है सर, अगर पढ़ लोगे तो यकीनन बड़ी मजा आएगी वहां पर। ठीक है, आधुनिक भा आभा भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, चलो तो एक चीज समझ लो, भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। भाई एक चीज बताओ, कुछ याद ही नहीं करना, आर्य कब आए थे सर जी? आर्य 1500 ईसा पूर्व में आए थे, 1500 ईसा पूर्व में आए थे। अगर 1500 ईसा पूर्व में आए थे तो कहानी कहां से स्टार्ट हो रही है? आप कहोगे सर जी कहानी तो स्टार्ट हो रही है 1500 ईसा पूर्व से, यानी जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा हुई वो 1500 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुई, ईसा पूर्व से स्टार्ट हुई। ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है? ईसा पूर्व यानी 1 ईस्वी के जितने पहले जाओगे, जितने साल आगे जाओगे, उसको क्या कहेंगे? ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय ईसा पूर्व कहलाता है। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय जिसमें हम लोग हैं उसे ईसवी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईसवी कहते हैं। तो अभी हम ईसा मसीह का जन्म 1 ईस्वी को माना जाता है, और 1 ईस्वी से पहले का समय सारा का सारा ईसा पूर्व, यानी 1500 ईसा पूर्व को हम कहेंगे 1 ईस्वी से 1500 साल पहले से हिंदी का जन्म होना शुरू हो गया था, हिंदी का जन्म होना शुरू हो गया था। तो भैया देखो कैसे हिंदी आएगी। हिंदी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जो भारतीय आर्य रहने आए थे उन्होंने प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का शुरू किया बोलना। ठीक है, तो 1500 ईसा पूर्व से ये बोली गई 500 ईसा पूर्व। अब हमारे जो होशियार बच्चे हैं वो तुरंत दिमाग लगा लेंगे, सर जी 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक बोली गई है, उल्टा कैसे हो रहा है? भाई नज़दीक आ रहे हैं, 1 ईस्वी के नज़दीक आ रहे हैं, है ना? 1 ईस्वी के नज़दीक आएंगे फिर उधर से बढ़ने लगेंगे। तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व लगभग अगर समय आपसे पूछा जाएगा तो आप कहोगे सर जी 1000 साल का मैटर है ये। 1000 कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये पूरा 1000 साल का मैटर है। जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा चली थी वो लगभग 1000 साल चली थी। कितना साल? 1000 साल। फिर इसके बाद हम 500 ईसा पूर्व में पहुंच गए, तो यहां पर चढ़ा दो इसको 500 ईसा पूर्व से। 500 ईसा पूर्व से कब तक चली है? तो बच्चे यहां पर लिख दो 1000 ईस्वी तक। कहां तक? 1000 ईस्वी तक। अच्छा सर जी कितने साल का मैटर है ये बताओ हमें। तो आप कहोगे 500 ईसा पूर्व से पहले 1 ईस्वी तक आएंगे, फिर 1 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक जाएंगे, यानी 1 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक तो 1000 साल, और 500 ईस्वी से भी तो 1 ईस्वी तक पहुंच रहे हो, 1500 साल। कितने साल का मैटर है यहां पर? 1500 साल लगभग। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल जो समय है वो कितने वर्षों का था? तो आप कहोगे 1500 साल का समय, 1500 साल तक मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल रहा है। ठीक है, आगे आधुनिक। आधुनिक आप ऐसे कर दो, ये तो जानते हो कि 1000 ईस्वी से कब तक? अब तक। लो अब तक चल रहा है। अब कौन सा काल चल रहा है? तो आप कहोगे सर जी अब जो हम लोग बोल रहे हैं, बोल भारतीय आर्य भाषा ही रहे हैं, लेकिन अब जो हम बोल रहे हैं वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। कंफर्म? इतनी बात समझ में आ गई। अब एक चीज ये याद करने वाली चीजें हैं सारी। अब हम लोग पहुंचेंगे कहां पर? यहां पर पहुंचेंगे। कहां पर? इसको समझते हैं, इसको बड़ी ध्यान से इसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी चीज को लेंगे, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को। तो अगले पेज पर लेंगे, कोई ज्यादा वो नहीं। देखो पहले मैं फिर से बता देता हूं,
हम इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे मध्यकालीन को, फिर इसको पढ़ेंगे, यहां पर हमको हिंदी मिल जाएगी। ठीक है, पहले यहां से हम संस्कृत पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको निकाल रहे हैं कि इसमें क्या क्या था, कौन कौन सी भाषाएं यहां पर यूज की गई, बोली गई। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी है। भैया नोट्स प्रॉपर बनाते रहो, बिल्कुल एक एक नोट्स, एक एक चीज लिखते रहो। मैं जो बोल दूं उसको आप छाप लो, परीक्षा में वही आएगा, गारंटी है यही। ठीक है, देखो, चलो देखो, हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चे? प्राचीन भारतीय, आप समझ जाओगे ना, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। आर्य भाषा कितने साल चला लमसम? तो आप कहोगे सर जी 1500 ईसा पूर्व से, 1500 ईसा पूर्व से कहां तक? तो 500 ईसा पूर्व तक, 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 500 ईसा पूर्व तक चला सर। ठीक है, लगभग कितने साल चला? तो ये भी बता दोगे कि लगभग सर 1000 साल की बात है, 1000 साल, 1000 साल चला। ठीक है, इस 1000 साल में आप कहोगे 500 साल में तोड़ दो, इस 1000 साल को 500 में तोड़ दो। हमने कह दिया 500 में तोड़ दो। पहले के 500 ये हैं 500 साल, आखिरी के 500 साल ये हैं। ठीक है, इस 1000 साल को ऐसे कह सकते हैं कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। भाई यहां पर इस 500 साल, पहले के 500 साल हमसे क्या बोली गई? जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी वो वैदिक संस्कृत थी। क्या थी बच्चे? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत। ठीक है, फिर वैदिक संस्कृत कन्वर्ट हुई, धीरे 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 क्या हो गई? कन्वर्ट हो गई। भाई समय के हिसाब से भाषा हमेशा परिवर्तनशील रहती है। ठीक है, परिवर्तित हो रही है, अभी भी भाषा परिवर्तित हो रही है, हिंदी अभी भी परिवर्तित हो रही है। ठीक है, लेकिन हमको महसूस नहीं हो रही है। हिंदी में बदलाव हमेशा चलता रहेगा, भाषा होती ही परिवर्तनशील है। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगेगा उस तरीके से बोलने लगोगे। ठीक है, तो वैदिक संस्कृत कन्वर्ट हुई, तो कन्वर्ट किस में हो गई? लौकिक संस्कृत में। इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? लौकिक संस्कृत में। इसमें सबसे बड़ा जो बच्चे योगदान रहा ना, वो योगदान रहा है पाणिनि का। किसका? पाणिनि का। पाणिनि जानते हो सब बच्चे क्या कहेंगे? संस्कृत के जनक वही पाणिनि है। गलत बच्चे, नहीं, संस्कृत व्याकरण के जनक हैं पाणिनि। कौन? संस्कृत। आपसे हमेशा ये क्वेश्चन गलत होता है, आप नहीं समझते हो इसको। पूछा जाएगा कि संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? तो पाणिनि है। आप समझ लो, वैदिक संस्कृत कौन सी संस्कृत थी? जो संस्कृत वेदों में प्रयोग की गई थी। इस संस्कृत का प्रयोग कहां पे हुआ था? वेदों में हुआ था। और वेदों की संस्कृत बड़ी ही कठिन क्लिष्ट थी। ठीक है, जिस संस्कृत का प्रयोग वेदों में हुआ था, वेद को कोई नहीं पढ़ पाता है। आप इतने विद्वान नहीं हैं, हम इतने विद्वान नहीं हैं कि वेदों को पढ़ लिया जाए। वेदों में जो संस्कृत, वेद कितने थे? 4 वेद थे। वेदों में जो संस्कृत प्रयोग की गई थी वो वैदिक संस्कृत थी। कौन सी संस्कृत थी? वैदिक संस्कृत थी। तो वैदिक संस्कृत कठिन होने के कारण इसे आम जनमानस के द्वारा नहीं पढ़ा जा सकता था। फिर क्या किया? पाणिनि आ गए। वैदिक संस्कृत को पाणिनि ने क्या कह दिया? इसको यास्क बुलाया था। क्या बुलाया था बच्चे? इसको, इसका दूसरा नाम क्या बुलाया था? यास्क। ये क्या है? यास्क है। वैदिक संस्कृत को पाणिनि ने, क्वेश्चन पूछा गया था कि वैदिक संस्कृत को पाणिनि ने किस नाम से बुलाया था? तो आप कहोगे यास्क कहा था। ठीक है, और फिर उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया? इसके बाद वैदिक संस्कृत को लौकिक संस्कृत में कन्वर्ट होने के लिए लग गए। कौन? पाणिनि। क्योंकि ये तो समझ में नहीं आ रही थी। लौकिक संस्कृत, आपको यहां से शब्द से ही आपको अर्थ समझ में आ रहा है। लौकिक मतलब लोक में बोले जाने वाली, लोगों में प्रचलित। ठीक है, तो लोगों में प्रचलित कौन सी संस्कृत थी? लौकिक संस्कृत थी। यह आम जनमानस के द्वारा पढ़ी जा रही थी। इसको पाणिनि ने भाषा कह दिया। इसको क्या कह दिया? भाषा कह दिया। ठीक है, इसको भाषा कह दिया। ठीक है, याद कर लो, पाणिनि ने भाषा किसको कह दिया था? लौकिक संस्कृत को भाषा कह दिया था। यही हमारी ओरिजिनल संस्कृत थी। जो हम संस्कृत इस समय यूज करते हैं ना, किताबों में संस्कृत जो पढ़ते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं? वैदिक संस्कृत कहते हैं। ठीक है, चलो देखो भैया, नोट्स बनाते चलोगे तो ये सारी चीजें आपको क्या है? पूरी पूरी समझ में आने वाली हैं। नहीं तो भैया दिक्कत होगी। हाँ, सूरज गुप्ता, वीरपाल सोलंकी। ठीक है, नोट्स करते रहो, इसको नोट्स करते रहो। हाँ चलो ठीक है,
वैदिक संस्कृत को पाणिनि ने यास्क बुलाया था। लौकिक संस्कृत जब कन्वर्ट कर ली, लौकिक संस्कृत को भाषा बुलाया था। यानी यही ओरिजिनल हमारी संस्कृत थी। एक दूसरा नाम इसका और आता है, दूसरा नाम इसका छांदस। छांदस क्या नाम था इसका? दूसरा नाम एक और था, छांदस था। अच्छा, ये याद रखना छांदस का क्यों था? क्योंकि छंदों में संस्कृत लिखी गई थी। ठीक है, तो छंद भैया हिंदी में छंद नहीं समझ में आते हैं, तो संस्कृत में छंद कैसे समझ में आएंगे? और यही तो कठिन कर रही थी। वैदिक संस्कृत को छांदस कहते थे, इसको सरल भाषा में पाणिनि ने कन्वर्ट किया। पाणिनि की किताब का नाम बताओ जल्दी से। पाणिनि की किताब कौन सी थी? जल्दी से बताओ। ठीक है, तो पाणिनि ने, आप याद कर लो कि वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत करने के लिए पाणिनि ने क्या किया था? अष्टाध्यायी। कौन सी किताब पाणिनि ने लिख डाली थी? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी लिख दी। अष्टाध्यायी लिख दी। किस लिए लिख दी? वैदिक संस्कृत को लौकिक संस्कृत में बदलने के लिए, कि ये जो कठिन संस्कृत है इसको आम जनमानस पढ़ ले, समझ ले, बोलचाल में यूज कर ले। ठीक है, तो अष्टाध्यायी हो गई। ठीक है, अष्टाध्यायी में क्या है? अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण पर आधारित पुस्तक है। किस पर? संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण पर आधारित पुस्तक है अष्टाध्यायी। और अगर अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण पर आधारित पुस्तक है, इसी वजह से पाणिनि को, अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है? तो भैया ये ना भूलना, मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप हम सोच रहे हैं जानते हो, लिख देता हूं। अष्टाध्यायी पाणिनि की किताब है। किसकी किताब है? पाणिनि की। लौकिक संस्कृत को पाणिनि ने भाषा कहा था, वैदिक संस्कृत को पाणिनि ने यास्क कहा था। ठीक है, तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी किताब लिखी जो संस्कृत व्याकरण पर आधारित थी। संस्कृत व्याकरण पर आधारित थी, इसलिए पाणिनि को संस्कृत का जनक नहीं कहते हैं, संस्कृत व्याकरण का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? संस्कृत व्याकरण का जनक। संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहते हैं? तो बच्चे याद कर लेना, पाणिनि को कहते हैं। किसको कहते हैं? पाणिनि को। कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि संस्कृत व्याकरण के जनक किसे कहते हैं? तो पाणिनि को कहते हैं। किसको कहते हैं? पाणिनि को कहते हैं। बच्चे समझ में आ गई बात? इतनी बात समझ में आ गई है तो वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत मिल गई है हमें। अब पहुंच रहे हैं, यानी कि हमारा जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा था वो कंप्लीट हो गया था। 1000 साल में हमने पूरे कर ली है। 1500 ईस्वी से हम लोग 500 ईस्वी तक पहुंच चुके हैं और हमने लौकिक संस्कृत पा ली है। अब हम आम जनमानस में अपनी लौकिक संस्कृत का प्रयोग कर रहे हैं, हम बोलचाल में लौकिक संस्कृत बोल रहे हैं। अब जैसे ही काल आगे बढ़ा, जैसे ही समय आगे बढ़ा, तो हम 500 ईसा पूर्व के आगे चलेंगे। तो भैया आगे के लिए हम आगे पहुंच चुके हैं। यहां पर जैसे ही हम 500 ईसा पूर्व के आगे बढ़े, कहां बढ़े बच्चे? 500 ईसा पूर्व के आगे बढ़े, तो हम पूरा अब हम पढ़ेंगे क्या? अब पूरा 500 ईसा पूर्व से हम पढ़ेंगे 1000 ईस्वी तक के काल को। 1000 ईस्वी तक के काल को। ठीक है, अब ये कौन सा काल था भाई? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक चला था। तो आप कहोगे सर जी ये बीच वाला है, मध्यकालीन है। कौन सा है? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। कौन सी है बच्चे? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। चलो भैया सीखो। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा लगभग कितने सालों तक इसका प्रचलन में रही है? तो आप कहोगे सर जी 1500 साल। कितने साल? 1500 साल। तो 1500 साल को फिर से आप क्या कर लो? 500 साल में तोड़ लो। तो 500 साल, पहले के 500, बीच के 500 और आखिरी के 500। ठीक है, तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के पहले वाले 500 को प्रथम प्राकृत काल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? प्रथम प्राकृत काल कहते हैं। ठीक है, और दूसरे वाले को द्वितीय प्राकृत काल कहते हैं। और तीसरे वाले काल को हम कहते हैं तृतीय प्राकृत काल।
देखो कहानी की तरह याद करोगे तो बड़ी स्मार्ट तरीके से आपका तैयारी हो जाएगी। अगर सन भी पूछे तो सन भी बता सकते हैं। ये वाला जो 500 पहले के होंगे ना, तो हम कह देंगे 500 ईसा पूर्व टू 1 ईस्वी तक, 1 ईस्वी तक, ये वाला जो सन है। ठीक, इस वाले सन की अगर बात की जाएगी तो हम कह देंगे 1 ईस्वी, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। इस वाले सन की बात अगर की जाएगी तो हम कह देंगे 500 से 1000 ईस्वी तक, 500 से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, तो वही बात हो गई ना, 1000 ईस्वी तक पहुंच गए हैं। प्रथम प्राकृत काल, द्वितीय प्राकृत काल, तृतीय प्राकृत काल। तो भैया प्रथम प्राकृत काल को हम क्या कहते थे, ये बात है, तो आपको बताना है जल्दी से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो जल्दी से बताओ, प्रथम प्राकृत काल में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था प्रथम प्राकृत काल में? चलो देखो, अच्छा, प्रथम प्राकृत काल में जिस भाषा का प्रयोग किया गया था वो थी पाली। कौन सी थी? पाली थी। ठीक है, तो हम कहेंगे जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में शुरू के 500 साल थे उसमें पाली भाषा का यूज हुआ। फिर उसके बाद जो द्वितीय प्राकृत काल था उसमें जो चला था वो चली थी अर्धमागधी। कौन सी चली थी? अर्धमागधी, जिसे हम प्राकृत भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत, प्राकृत। ठीक है, और इसके बाद भैया प्राकृत कन्वर्ट हो गई किसमें? अपभ्रंश में। किसमें कन्वर्ट हो गई? अपभ्रंश में, अपभ्रंश में। ठीक है, और अपभ्रंश भी धीरे से कन्वर्ट किसमें हुई? अवहट्ट में। अभी सारी कहानी मैं बता रहा हूं क्या हुआ था उस समय, अवहट्ट में। ठीक है, तो भैया प्रथम प्राकृत काल पाली हुई, पाली धीरे 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 कन्वर्ट होके प्राकृत हो गई, प्राकृत कन्वर्ट होके धीरे से अपभ्रंश बन गई, और अपभ्रंश से अवहट्ट आ गया। अवहट्ट ही हिंदी का देहाती रूप था, यानी अवहट्ट से, अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास शुरू हुआ है। अपभ्रंश से ही हिंदी निकलना चालू हुई है। जो आज हम हिंदी बोल रहे हैं, हम खड़ी बोली का यूज करते हैं। खड़ी बोली को हम कौरवी कहते हैं। क्या कहते हैं? कौरवी कहते हैं। ठीक है, तो हम कौरवी जो बोल रहे हैं ना, वो अपभ्रंश से ही निकली। अब कौन से अपभ्रंश से निकली है, ये भी बड़ी जानने वाली चीजें हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत सी जानने वाली चीजें हैं। तो जो प्राकृत थी, अब पाली के बारे में जान लो। जो पाली थी, इसमें महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए हैं। पाली भाषा भारत की सबसे पहली राष्ट्रभाषा है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पाली थी, पाली भाषा, इसके बारे में इंपॉर्टेंट जो विशेषता है वो क्या विशेषता है? भारत की पहली राष्ट्रभाषा, भारत की पहली राष्ट्रभाषा थी। कौन सी बच्चे? पाली। पाली में और क्या काम हुआ? तो ध्यान रखो, पाली में जितने भी उपदेश महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए वो पाली भाषा में थे। अधिकतर पाली भाषा का यूज बौद्ध अनुयायियों ने किया। किसने किया? बौद्ध अनुयायियों ने। तो मैं बस बौद्ध के द्वारा प्रयोग की गई पाली भाषा, किसके द्वारा? बौद्धों के द्वारा प्रयोग की गई। महात्मा बुद्ध के जितने भी उपदेश थे, महात्मा बुद्ध के जो काफ़ी उपदेश थे वो किसमें थे? पाली भाषा में थे। पाली धीरे से कन्वर्ट हुई। 500 साल पाली ने व्यतीत किए, राज्य किया, बढ़िया राजाओं की तरह राज किया, पाली बोली गई कस के। फिर धीरे से कन्वर्ट होके प्राकृत आ गई। ये भैया प्राकृत किसकी थी? जैनों की थी। किसकी थी बच्चे? जैन। जैन लोग किस भाषा का यूज करते थे? तो आप तुरंत कर दोगे, जैन के द्वारा प्रयोग में लाई गई भाषा प्राकृत भाषा थी। ठीक है, जैसे महावीर स्वामी के उपदेश किसमें मिलते हैं? प्राकृत भाषा में मिलते हैं। किसमें? प्राकृत। इसका दूसरा नाम याद कर लो, अर्धमागधी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धमागधी कहते हैं। याद कर लो, प्राकृत को अर्धमागधी भी कहते हैं। क्लियर? हाँ, बहुत बढ़िया। लाइक करो भैया, लाइक करो जल्दी से। सूचना मैं बताने जा रहा हूं। देखो सूचना क्या है, पहले बच्चे कह रहे हैं सूचना बता दो सर। तो सूचना ये है, आपको एक बैच आपने सुना था, कौन सा? फाउंडेशन बैच। कौन सा? फाउंडेशन बैच। तो फाउंडेशन बैच में आप क्या पढ़ रहे थे? अभी तक आप जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे पूरा त्रिशूल बैच का जीएस। क्या पढ़ रहे थे? पूरा त्रिशूल बैच का जीएस पढ़ रहे थे। पूरी सुदर्शन बैच की मैथ पढ़ रहे थे। यहां पर आप जीएस पढ़ रहे थे त्रिशूल बैच का, और आप यहां पर मैथ भी पढ़ रहे थे। ठीक है, यहां पर आप क्या पढ़ रहे थे? मैथ्स पढ़ रहे थे।
ठीक है। त्रिशूल बैच का जीएस था, सुदर्शन बैच का मैथ्स आप पूरा फाउंडेशन बैच में पढ़ रहे थे। अगर आप ऐसे त्रिशूल बैच ले रहे थे तो 1500 का पड़ रहा था, ठीक। ऐसे सुदर्शन बैच ले रहे थे तो 1500 का पड़ रहा था। तो आपकी सुविधा के लिए जो दोनों चीज़ें चाहते थे, मैथ और जीएस, उनकी सुविधा के लिए फाउंडेशन बैच बनाया गया था, जिसकी फीस जो 1500 होकर 3000 जा रही थी, तो वो सब कम करके 2200 रखी गई थी मिनिमम, है ना। फिर अब इसमें उसी फीस में आपको अब इसमें हिंदी की भी क्लासेस मिलेंगी। क्या हो जाएगा? हिंदी की उतने ही पैसे में। तो बच्चे ये समझ लो, अब 2200 में ही, फाउंडेशन बैच में ही आप हिंदी पढ़ सकेंगे, पूरा हिंदी। आप हिंदी, वो किसी भी एग्जाम का हिंदी हो, आप हिंदी पढ़ सकते हो उसमें, ठीक है। फाउंडेशन बैच में आप जीएस पढ़ रहे थे, अभी तक मैथ्स पढ़ रहे थे, और जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं उनके लिए भी है, ऐसा नहीं है, वो भी अब वहां पर हिंदी की भी क्लासेस अब ऐड होना शुरू हो जाएंगी उतने ही में ही, ठीक है। कंफर्म बात समझ में आ गई है? हिंदी क्या है बच्चे, यहां पर फाउंडेशन बैच जो लिए हुए हैं उनको फ्री क्या फ्री? तो बच्चे फ्री क्या है? फ्री हिंदी आपकी क्या है? फ्री है। क्लियर? तो ये समझ लो, बड़ा अच्छा बैच बनाया गया है। ये इतना अच्छा बैच है कि मान लो ये अगर बैच लेते हो तो यूपी SSS क्या कराता है? पेट कराता है। पेट को क्या कहते हैं? प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कहते हैं। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा देंगे तो वहां पर कम लोग पहुंचेंगे। जो हमारी नौकरी होगी ना, जिसमें करोड़ों लोग पहुंच जाते हैं देने के लिए, वहां पर कम लोग पहुंचेंगे, उससे हमारा फायदा है, हम अच्छे से पेपर निकाल के नौकरी ले लेंगे। तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भाई ये बंडल बहुत अच्छा है। फाउंडेशन बैच आप लेना चाहते हो, जबरदस्ती कोई नहीं है। मैंने ये सूचना, ये आपको कोई ये पहले से ही बैच चल रहा था, ये बैच पहले से ही चल रहा था, तो इसमें हमने क्या है, हिंदी फ्री कर दी है आपके लिए बस, ठीक है। तो आराम से। और ये सूचना कब तक है बच्चे? ये देखो हमारे पास पेपर भी आया है। ये सूचना कब तक है? हाँ, 20 जून तक है। 20 जून तक है भाई, ये चीज समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। 20 जून तक ये रखी गई है। कोई ऐसे हम लोग अपने मन से नहीं बनाते हैं, उसका एक पूरा प्रोपोगंडा तैयार किया जाता है, फिर उसके बाद पूरा सही से तरीके से काम होता है, ठीक है। चलो, तो ये चीज आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद आ जाओ आगे। ये चीज आप समझ गए ना? प्राकृत जैन। अपभ्रंश क्या है? अपभ्रंश को हम कहते हैं, अच्छा एक चीज अभी हम आपको बहुत सरल तरीके से बताएंगे। फिर अपभ्रंश का यूज हुआ और अपभ्रंश से अवहट्ट आया, तो जैसे ही अवहट्ट आई ना, तो अवहट्ट को हम हिंदी का देहाती रूप कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चे? अवहट्ट को हम हिंदी का देहाती रूप कहते हैं, ठीक है। देखो वो वाला इसमें नंबर मैं बता देता हूं, उसमें नंबर है 700-771 2108। फाउंडेशन बैच के लिए इस नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हो, है ना। चलो आओ भाई, कहां पर पहुंचे? हाँ, अवहट्ट आ गई थी। अवहट्ट हिंदी का देहाती रूप थी, अब अवहट्ट से हिंदी का जन्म होगा, ठीक है। तो अवहट्ट तक आ गए हम लोग। अभी अवहट्ट के बारे में ये चीजें भाई सीखते रहे ना। अपभ्रंश का समय, अवहट्ट का समय हम ये मानते हैं कि 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक, 1100 लगभग 200 साल बोली गई ईस्वी तक। अवहट्ट का समय कितना था? 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक था। अब अपभ्रंश से हमारे अपभ्रंश विभाजित होंगे, अपभ्रंश डिवाइड किए जाएंगे। कितने अपभ्रंश होते हैं तो याद कर लेना, यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ। 6 अपभ्रंश होते हैं, जैसे सौरसेनी अपभ्रंश, ठीक, अर्धमागधी अपभ्रंश और कहेंगे खस, ब्राचड़, ये सारे अपभ्रंश होंगे। उन अपभ्रंशों की भी हम आगे चल के विवेचना करेंगे, लेकिन आज थोड़ा समय ज़्यादा हो रहा है, इसको 2 पार्ट में हम पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें हम यहाँ पर अभी जान लेंगे। अभी आधुनिक नहीं आया था ना, आधुनिक पहुँच जाते हैं। भारतीय आर्य भाषा, ये नोट्स बनाते चलो, बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं आपके, बहुत ही ज़्यादा मदद होगी आपकी। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। ये कब से कब तक? तो हमने कहा था 1000 ईस्वी से, 1000 ईस्वी से अब तक, 1000 ईस्वी से अब तक। तो भैया 1000 ईस्वी से अब तक जो मामला था, अब आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में किसका जन्म हुआ था? तो आप कहोगे सर जी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में हमको हिंदी मिल गई थी। जो हिंदी हमें मिली थी सर, वो हमें
तीन रूपों में मिली। कैसे? प्राचीन हिंदी, फिर उसके बाद थोड़ा और बढ़े, फिर मध्यकालीन हिंदी, फिर और बढ़े, फिर आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी के जन्मदाता को किसे कहते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहते हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो हिंदी तीन रूपों में मिली हमें। पहले तो आधुनिक हिंदी, आधुनिक, ठीक है, फिर थोड़ा सा और आगे अच्छा सुधार किया हिंदी में तो मध्यकालीन पहुंच गए, मध्यकालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, मध्यकालीन, फिर आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी। ठीक है, तो हिंदी हमें मिल गई। हिंदी कैसे मिली? आधुनिक, मध्यकालीन और सॉरी आधुनिक कह रहे हैं, प्राचीन यार, प्राचीन, थोड़ा सा आप देखे रहिए, प्राचीन, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक हिंदी हमें मिल गई। हिंदी के साथ कुछ हिंदीतर भाषाएं मिली। कौन सी? हिंदी और हिंदीतर का जन्म हुआ था कहां पर? हिंदीतर मतलब जानते हो? हिंदी प्लस इतर, हिंदी से परे, हिंदी नहीं है जो, वो भाषाएं हमारी निकली थी। हिंदी निकली और हिंदीतर। हिंदीतर भाषाओं में कौन कौन सी भाषाएं थी? जैसे याद करने का मैं तरीका बता रहा हूं, बउआ, बउआ, मराठी, पंजाबी, सिंधी। बउआ, पंजाबी, मराठी, सिंधी। ठीक है, तो बा से क्या था? बा से याद रख लो बांग्ला, बांग्ला। ऊ से उड़िया, उड़िया कहाँ बोली जाती है? उड़ीसा में, उड़िया। आ से असमिया, असमिया। ठीक है, ये जो अन्य भाषाएं थीं ये भी मध्य आधुनिक भारतीय आर्य भाषा से ही ये जन्मी हुई हैं, लेकिन इनका उदय कहां पर हुआ? उनका उदय 1000 ईस्वी से चालू हो गया था, इनका उदय भी हो गया। ठीक है, हिंदी भी हमारी मिल गई। हिंदी किस रूप में आई थी? पहले हिंदी प्राचीन हिंदी मिली थी, अवहट्ट से, अवहट्ट हिंदी का देहाती रूप मिला था वहां से। अवहट्ट के बाद प्राचीन हिंदी मिली, फिर मध्यकालीन, फिर आधुनिक हिंदी मिल गई। ठीक है, हिंदी के साथ साथ, हिंदी की साथ साथ हमने क्या किया? हिंदीतर भाषाएं भी कुछ आई, जैसे मराठी भी निकल आई, पंजाबी भी आ गई, सिंधी भी आ गई। ये हिंदी नहीं है भाई, ये हिंदी नहीं है, लेकिन भारोपीय भाषा परिवार का अंग है। हमने कहा था भारोपीय भाषा परिवार में और कौन कौन सी भाषाएं हैं? हिंदी भी भारोपीय भाषा परिवार का अंग है, लेकिन ये जो भाषाएं जैसे असमिया है, असमिया भी क्या है? भारोपीय भाषा परिवार का अंग है। पंजाबी भारोपीय भाषा, सिंधी, मराठी, बांग्ला, उड़िया, ये सब भी आप कहाँ से पढ़ रहे हो? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो चलो भाई इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हम लोग कहां तक? हिंदी तक, आधुनिक हिंदी तक पहुंच चुके हैं। ये चीज इतने नोट्स बनाइए, इतने नोट्स बनाइए, और इसके साथ कल आपकी इंटरेस्टिंग बोलियां सारी एक साथ एक ही वीडियो में कवर होंगी। बोलियों के साथ सारी उपभाषाएं, सारे अपभ्रंश। तो कल की क्लास में हम अपभ्रंश और अवहट्ट तक पहुंच चुके हैं। कल हम अपभ्रंश के बारे में जानेंगे, अवहट्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, कल की क्लास में जो हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई। और पूरा देखो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अपभ्रंश पढ़ेंगे, अवहट्ट पढ़ेंगे, इनकी अपभ्रंश और अवहट्ट की कुछ रचनाएं, इंपॉर्टेंट रचनाएं जानेंगे, जो इंपॉर्टेंट मुख्य रचनाएं हैं जो, ठीक है, जो मुख्य रचनाएं हैं वो जानेंगे। और इसी के साथ भारत में जो बोलियां हैं, भारत में बोलियां हैं, भारत में बोलियां जो हैं, ठीक है, वो बोलियां किसकी हो सकती हैं? वो बोलियां हिंदी की भी बोलियां। तो हिंदी की बोलियां कितनी हैं? हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, और इन 5 उपभाषाओं से 17 + 1 यानी 18 बोलियां निकली हैं। तो ये कल हम पढ़ेंगे, कल ये हम पढ़ेंगे। तो बच्चे सब लोग टाइम पर उपस्थित होइएगा। कितने बजे की क्लास चलती है? 11 बजे। जिसको नहीं पता है वो बताएगा एक दूसरे से। 11 बजे आप हिंदी पढ़ने के लिए रेडी होइएगा। ठीक है, 11 बजे से आपकी हिंदी चलेगी। कल की क्लास में हम ये सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। और आज आपका क्या है? आज आपका होमवर्क है कि जो वैदिक संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत को पाणिनि ने किस नाम से बुलाया था? कमेंट बॉक्स में चाहिए इसका आंसर। किस नाम से बुलाया? किस नाम से बुलाया? किस नाम से बुलाया? पाणिनि ने। ठीक है, और यहीं पर बताना है पाणिनि की किताब, पाणिनि की किताब का नाम।
ठीक है, पाणिनि की किताब का नाम भी बताना है। ये आज अगर अच्छे से पढ़े हो तो ये दोनों आंसर आप दे लोगे, ठीक है। और इसके साथ साथ बच्चे, इसके साथ साथ जरूर बताना है, अगर आप सोचते हो कि क्लास कंटिन्यू चले, एक भी नागा ना सर करें और पूरा हिंदी जो भी आपकी परीक्षा है उस टाइम तक आपकी पूरी हिंदी कंप्लीट करवा दिया जाए, तो आपको जरूर बताना है कि आज की क्लास कैसी रही है, क्या सुधार और चाहिए, इसमें सुधार किया जा सकता है, ठीक है। और क्लास कैसी रही है और क्लास कैसी के साथ क्या आपको हिंदी में प्रॉफिट हो रहा है। ये दो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। एक और चीज़ आप ये समझ लो, जैसे कि मेरे 50 में अगर 49 नंबर थे, ये क्यों थे? क्योंकि मैं मानता हूँ हिंदी एक सरल सब्जेक्ट है। हिंदी 50 से 60% ऑलरेडी आती है, कुछ चीज़ें हमें याद करनी होती हैं, वो हम सिखाएंगे। आप भी किसी भी परीक्षा में, वीडियो का 50 का एग्जाम होगा, पिट में भी हिंदी काफ़ी अच्छी आ रही है, जीडी में हिंदी 25 नंबर की है, और आप पूरे में पूरे नंबर हिंदी में ला सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप हिंदी फ्री में अगर हिंदी पढ़ना है अच्छे से, तो ये समझ लो अच्छे से कंप्लीट करते ही हिंदी में पूरे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको तैयारी पूरे की पूरे करनी है, फुल में फुल, ठीक है। जैसे जेडी की बात करें तो 25 में 25 की तैयारी ही करनी है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, और मैं सब कुछ कंप्लीट करवा दूंगा, एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। तो आपको रिप्लाई जरूर करना है, ठीक है। इसका आंसर यहां पर नहीं माना जाएगा, यहां पर लाइव नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। कमेंट हम कमेंट बॉक्स में जहां से जाएंगे, यहां से उसके बाद जहां पर आप मैसेज कर सकते हो, एक कमेंट बॉक्स होता है, वहां पर जब मैसेज करोगे तो मैं देखूंगा, और कुछ बच्चों के हम रिप्लाई अपनी आईडी से करेंगे, अंबु शुक्ला से, ठीक है, उनकी आईडी से भी करेंगे। तो सभी बच्चों को लव यू ऑल। सभी हमारे प्यारे बच्चे हो, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जितना आप भी नहीं करते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कल बिल्कुल जरूर आइएगा, अच्छी क्लास होगी, अच्छे से हम आपको समझाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।